दोस्तों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आप लोगों से रूबरू हुआ। बिहार में विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ चुका है। अब कभी भी इलेक्शन की डेट की बिगुल बज सकती है और कैंडिडेट ऑफिशियली अपने एरिया में दौरा करेंगे। वैसे तो अभी से ही दौरा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस बार जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है वो बाकी टाइम से, पिछली बार से या उसके पहले जो इलेक्शंस हुए हैं बिहार के अंदर, उससे बिल्कुल अलग होने वाला है। और अलग कैसे होने वाला है, ये जो इलेक्शन अलग बता रहा है वो इसलिए, इस मायने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि मिशन बिहार यानी बीजेपी का जो होता है ना लोटस अभियान, उनमें से ये प्रायोरिटी है बिहार को जीतने और अपना मुख्यमंत्री बनाने का। उसके बाद अगला कदम उनका होगा बंगाल की तरफ। यानी टारगेट शुरू हुआ दिल्ली से, दिल्ली फतह हुई, यूपी फतह हुआ, अब बिहार की बारी है। बिहार को फतह करना चाहते हैं, उसके बाद बंगाल को फतह करना चाहते हैं। यानी अपनी लाइन को कंप्लीट करने का टारगेट है, मिशन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत डेवलपमेंट वाइज उन्होंने उससे पहले के नेताओं से बेहतर काम किया है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन सिस्टम हो। अब ये और बात है कि इलेक्शन जब नजदीक आता है तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो भी सत्ताधारी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई भी समाज से आते हों, उनको टारगेट किया जाता है। ये सबको हमें भी पता है। लेकिन देखना ये है कि इस टारगेट में, इस मिशन में सही और गलत क्या है। देखें, अगर आप दूसरे जात की बात करें, क्योंकि हर जगह जातिवाद तो है ही, और जात के ही हिसाब से वोटिंग हो रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ मतलब पूरी तरह से। और जो बची कुची कमी थी वो इस बार पिछले दो लोकसभा चुनाव के बाद डिक्लेयर्ड हो गया कि पॉलिटिक्स को एक जाति और धर्म के नाम का जो रंग भर दिया है ना, तो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसमें अभी चौकन्ना रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर से, खसूसी तौर से माइनॉरिटीज को, क्योंकि माइनॉरिटीज के वोट पर सबकी नजर है। हैरानगी की तो ये बात है कि एक माइनॉरिटीज जिन्होंने अच्छी ठीक ठाक पहले राउंड में पिछले विधानसभा में सीट जीती, यानी एमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने, उनको नजरअंदाज किया गया और अभी तक किया जा रहा है। देखें, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी को नीचा या ऊंचा या पार्टी पॉलिटिक्स, मतलब पार्टी वाइज बात नहीं कर रहा हूं। जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया और मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा कलेक्ट हुए हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, और जो आज की हकीकत है कहीं ना कहीं उसके मुताबिक बता रहा हूं। तो उसमें इन्होंने दो दो बार अर्जी दी, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज किया गया। जनता का सवाल है कि आखिर क्यों खारिज किया गया, आखिर क्या डर है। कल तक जिसको बीजेपी का बी टीम कहा जाता था, अब जब वो बी टीम ए टीम में आने की कोशिश कर रहा है और ये भी कह रहा है कि भाई हमें सिर्फ किशनगंज टेरिटरी से मतलब है, इस बेल्ट से मतलब है, इसका डेवलपमेंट कमेटी बना दीजिएगा, हम जब जीत के आएंगे और आपकी सरकार बनेगी तो। ना हमें मंत्रालय में कोई हिस्सेदारी चाहिए, ना हमें डिप्यूटी सीएम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अनकंडीशनल। सिर्फ जो लोग यहाँ के हैं, जो जीत के जिस विधानसभा से हमारे एमएलए आएंगे, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट जरूरी है। चले, ये तो बहुत मामूली सी बात थी। दूसरी तरफ आप सहनी, यानी वीआईपी पार्टी का जो अध्यक्ष है, उसकी अगर आप बात करो तो वो 3% और लेस देन 3% होंगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार की। उसको तेजस्वी यादव कभी लेफ्ट कभी राइट अपने साथ साथ पूरे, आप कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी रोड शोज हुए, चाहे राहुल गांधी के साथ हुए हों या वैसे लोकल शोज हुए हों, इवेंट हुए हों, प्रोग्राम हुए हों, सब में वो साथ साथ रहे। तो जनता तो आपसे सवाल करेगी कि भाई ये 3 बड़ा होता है या 17 बड़ा होता है। ये 17 वालों के साथ खतरा आप क्यों महसूस कर रहे हो कि 17 वालों को अगर मैं लूंगा तो खतरा होगा, और ये 3% वाले को एकदम डिप्टी सीएम का वो खुद भी ख्वाब देख रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि माइनॉरिटीज में और खास तौर से मुसलमानों को
कितना नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी कि आपको वोटर तो बनाया जा रहा है, आप एज अ वोटर बहुत अच्छे हो, लेकिन जैसे ही आपने अपनी पोजीशन मांगी, यानी अपनी हिस्सेदारी मांगना चाहा, वैसे ही आपको आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश की जाती है पॉलिटिक्स में। बिहार के अंदर कौन बड़ा नेता मुस्लिम में अभी है? रूलिंग पार्टी में एक गिने चुने जमा खान जैसे और जो लोग हैं, उनको तो कोई जानता भी नहीं है, उनकी उनका प्रोफाइल इतना ही रखा गया। तस्लीमुद्दीन साहब वगैरह हैं दो चार आरजेडी में, जिनको बैक सीट पे बिठाया जाता है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिप्टी सीएम या कोई बहुत बड़ा मंत्रालय तभी मिला था। बहरहाल, अब जो तेजस्वी यादव ने कमांड अपने हाथ में आरजेडी के लिए है, तो देखिए इनका तो बैड लक हमेशा से रहा है, और पता नहीं इस बार भी हो कि इनके पास लास्ट विधानसभा में हाईएस्ट सीट थी इनके पास, यहाँ तक कि एमआईएम के विधायक को भी तोड़ के ले आए, लेकिन फिर भी ये सीएम नहीं बन पाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके नियत में खामी तो है, इससे आप इनकार ना करें। अब मैं बात कर रहा हूं इमामगंज विधानसभा की। मगध में जो एक शकील अहमद खान थे, वो भी मरहूम हो गए, उनके फैमिली से और कोई ऐसा एक्टिव नेता रहा है नहीं। एक दूसरे हैं, भांजा लगते हैं, उनका अभी देखते हैं क्या होने वाला है। चले, उनका अभी जिक्र नहीं करेंगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये लाइव, हमारा ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में पॉइंट पे आता हूँ कि इमामगंज विधानसभा पर जो सबकी नजर हमेशा रहती है, आज कोई नई बात नहीं है, शरघाटी के बाद इमामगंज की। शरघाटी तो 2010 में बना, और उसके बाद फिर जो हुआ अभी तक आप देख रहे हैं, 25 साल में कौन एमएलए बने, किसने क्या किया, वो तो पब्लिक हिसाब किताब करेगी इस बार। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इमामगंज विधानसभा की। और इमामगंज विधानसभा में जिस तरीके से पहले रामस्वरूप पासवान आए, फिर अपना उससे पहले मुझे याद है कि उपेंद्र नाथ वर्मा की भी जीत पाया करती थी, उसके बाद रामस्वरूप साहब आए, उसके बाद उदय नारायण चौधरी आए, वो 3 बार एमएलए रहे। 3 बार एमएलए में सिर्फ उस इलाके में आपसी लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ ऐसा डेवलपमेंट के नाम पे कुछ देखने को नहीं मिला। चले जी, उनका वक्त खत्म हो गया, जीतन राम मांझी आए, वो सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उस लिहाज से डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ इमामगंज विधानसभा में। एक मुख्यमंत्री, और जिसका जो जहां से जीत के आए, वो तो लाइक मिनी बोध गया हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद दूसरे राउंड में भी वो खड़े हुए, दूसरी बार में भी उनको जिता के जनता ने इमामगंज की भेजा, और इमामगंज विधानसभा से वो जीत कर गए। उसके बाद उनका इतना गुड लक रहा कि आज वो मिनिस्टर एमएसएमई के हैं, फिर वो लोकसभा के उप चुनाव में गया से खड़े हुए, और उसमें भी वो जीत के गए। फिर अपनी जगह पे उन्होंने अपनी बहू को खड़ा कर दिया, उसको भी जिता के, यानी 3 बार इलेक्शन हुआ, तीनों बार उनको फूल माला से लोगों ने खुश करके भेजा। अब इस बार ये उनको चाहिए कि 10 साल में जो उन्होंने किया है उसका जनता के सामने इसी तरीके से फेसबुक लाइव से या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या फिर डायरेक्ट मंच से इमामगंज विधानसभा में प्रोग्राम करके अपना हिसाब किताब देना चाहिए उनको कि मैं जब 10 साल में, जब से यहाँ से जीत के गया हूँ, तो 9 साल में मैंने ये किया, और ये 1 साल जो है बहू के नाम है, तो चलो इसको ही माइनस करो क्योंकि वो तो नए नए आए हैं, तो उनसे आप हिसाब ना लो, हमारे से हिसाब लो। 9 साल में उनको बताना चाहिए कि भाई किस तरीके से गया से डाल्टनगंज तक का रेलवे लाइन उन्होंने बिछा दिया, या किस तरीके से डिग्री कॉलेज कोठी में बना दिया, या किस तरीके से इमामगंज से सलैया तक का डबल रोड बन गया, या किस तरीके से हर घर में नल जल योजना, या आप कहें कि गली कुची बनी हो। अब आप कहेंगे कि क्या ये विधायक का काम है? विधायक का काम भी है और नहीं भी है। उनको तो चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं से या अपने ऑफिशियल स्टाफ से रिपोर्ट लेना चाहिए कि जहां पर, जब एक टाइम ऐसा भी आया था जहां से हर जगह से वो हारे थे, लेकिन इमामगंज की सीट से वो जीते थे। तो बहरहाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोग भी चेक कीजिएगा। और अब जो इस वक्त सभी पार्टी के विधायक, मतलब एक्सपेक्टेड विधायक, यानी कि वो भी चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट की बाढ़ आ गई है। और पिछली बार से एक पिछले उपचुनाव, जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें एक और पार्टी ने एंट्री मारा है, और प्रशांत किशोर, जो एक टाइम में पीआर का काम करते थे, पीआर यानी कि पब्लिसिटी मार्केटिंग किया करते थे, किसी भी पार्टी से एज ए एजेंसी वो कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे, प्रमोशन मार्केटिंग ये सब का। और बाद में वो भी नेता बनने की कोशिश में भी लगे हुए हैं, और पिछली बार उन्होंने कई सारे कैंडिडेट को खड़ा किया, वो जिसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डैमेज करने का काम किया है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे फॉलोअर्स होंगे
टीके के, प्रशांत किशोर के, जो आपको बुरा लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट को डैमेज करने का काम करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप इस चीज को गहराई से सोचेंगे कि प्रशांत किशोर के पास इतना बड़ा फंड कहां से आ गया, हाँ, तो आपको जवाब मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इतनी सुरक्षा, इतना अनाप शनाप लोगों से बोल रहे हैं। कल तक अगर आप गौर करेंगे तो एक टाइम में वो मोदी जी का प्रमोशन करते थे, एंड फिर उसके बाद नीतीश जी का, फिर उसके बाद उन्होंने अब खुद ही अपनी पार्टी बना ली है और जन स्वराज के नाम से वो अपनी पार्टी के का बैनर बनाया है, जिसमें वो बहुत सारे मुसलमान युवाओं को वरगला कर अपनी पार्टी से टिकट देने जा रहे हैं। मुसलमान ये सोच रहा है, मुसलमान कैंडिडेट ये सोच रहा है, ये तो इन्होंने कहा है कि जहां पर 40% होगा या इतना परसेंट हिस्सेदारी होगी मुसलमानों की, वहां पर कैंडिडेट मेरा जरूर जाएगा, यानी मैं जरूर टिकट दूंगा। लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि ये रेवड़ी की तरह अपनी टिकट बांटने के लिए क्यों आगे बढ़े हुए। क्यों? क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट को काटना है, डैमेज करना है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ऊपर ये लेवल लगा हुआ था कि ये बी बीजेपी की बी टीम है, हाँ, लेकिन वो बी टीम है कि नहीं है वो तो आप सबको पता है। अब क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में एक लौता ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट हाउस में दहाड़ता है। ये चीज तो किसी को भी पसंद नहीं है। एक दो पहले यूपी के भी हुआ करते थे, जैसे कि आजम खान थे, किस तरीके से उनको पॉलिटिकली डैमेज किया, अभी वो रिहा हो गए, चले। बाकी और भी एक दो थे, बर्क साहब थे, जो पूरी पार्लियामेंट हाउस में एक ही टोपी, वाइट दाढ़ी देखने को मिलती थी। तो अपने बलबूते पे वो हमेशा एमपी बन के रहे। बहरहाल अल्लाह मगफिरत करे, उनका भी इंतकाल हो गया, अभी उनके पोते एमपी हैं वहां से। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ दोस्तों कि इस बार इमामगंज विधानसभा विकास से वंचित नहीं होना चाहिए और उसके लिए हमें जनता को सोच बूझ से काम लेना होगा और जनता को ये फैसला करना होगा कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारे विधानसभा के लिए बेहतर से बेहतर काम करे। और वो आपको सोच समझ के चुनना है, ना पैसे के पीछे भागना है, ना किसी और कोई ब्रेन वॉश करने आए मुसलमान की शक्ल में। मुसलमान भी अगर आए तो आपको नहीं होना है, या जो भी जो जाति के हैं, ये माइनॉरिटीज का, या जो भी मार्केटिंग करने आए तो उनकी मार्केटिंग में ना फंसिएगा आप लोग। क्योंकि इस बार का चुनाव बिहार में बहुत ही कांटे का होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी शक्तियों को वहां पर खड़ा होने ना दें, फलने फूलने ना दें, जो कल भाई भाई से लड़ाई करवाए और एनआरसी और एनसीआर का मामला सामने लेके आए। वक्फ बोर्ड की बात अभी खत्म भी नहीं हुई है। इनका सब मुसलमानों के ऊपर, वोट के ऊपर, मुसलमानों के वोट चोरी करने पे इनकी नजर है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हथियाने की इनकी साजिश है। आप एंटीलिया, इतना बड़ा टावर, दुनिया का सबसे महंगा टावर बताया जाता है यहाँ मुंबई के अंदर, जो अडानी का है, वो वक्फ बोर्ड पे खड़ा है। यानी जिस वक्त 150-250 करोड़ जिसकी वैल्यू थी, वो मात्र 64-65 करोड़ में उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के किसी नुमाइंदे को खड़ा करके औने पौने भिजवा दी। उसके लिए बताया जाता है कि बिल अभी जो वक्फ बोर्ड के लाए जस्ट बिकॉज ऑफ अडानी के लिए। तो मामला अभी बहुत संगीन होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए आप लोगों को बहुत समझ बूझकर इस बार के चुनाव में अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। और आप लोग आपस में, चाहे किसी मोहल्ला हो, गांव हो, पंचायत हो, पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, आप लोग यूनाइट होकर किसी भी एक कैंडिडेट को चुने और उसी को वोट दें। और उसमें हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल ना करें। जो बेहतर कैंडिडेट हो बस उसका चुनाव करें, और जो बेहतर पार्टी हो। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी पार्टी का अगर कैंडिडेट लेंगे जिससे ना इत्तेफाकी करने वाली बात हो, तो वो तो नुकसान का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये इस बार मगध पर सबकी नजर है दोस्तों, चाहे वो इमामगंज विधानसभा हो, शेरघाटी हो, रफीगंज हो, गुरुआ हो, इन सब सीटों पर बहुत ज्यादा नजर है। क्योंकि इन सब सीटों पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, अच्छे खासे वोट हैं। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार अपने लिए नहीं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि इस बार के चुनाव के बाद बहुत बड़ा मामला देश में आने वाला है। और आप लोगों को बस अलर्ट करना चाहता हूं कि अपनी सूझबूझ के साथ इस बार अपना मत, यानी अपना वोट अपने कैंडिडेट को दें। और कैंडिडेट जो चुनाव के लिए जो कैंडिडेट आए उसको सोच समझ के आपको चुनना है।
इसी बात के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।